Hello and a great welcome once again to this particular session. तो बड़े लास्ट सेशन में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि इस सेशन में जो हम स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स सीएमए ग्रुप 2 की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स की। और टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे बोनस इशू से। हालांकि चैप्टर का जो नाम है वो है बोनस एंड राइट्स इशू। बोनस एंड राइट्स इशू। अभी ये रफ वर्क है, अभी आपको लिखना नहीं है, पहले ये ध्यान रखना है। करेक्ट। जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तभी आपने लिखना है, और सारी चीजें हम बड़े फेयरली बाद में लिखेंगे। बोनस एंड राइट्स इश्यू। तो बोनस एंड राइट्स इश्यू क्या मतलब होता है? हालांकि मैंने कहा चैप्टर का नाम है बोनस एंड राइट्स इश्यू, लेकिन इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो बोनस इश्यू के रूप में और दूसरा राइट्स इश्यू के रूप में। तो पहले हम बोनस इश्यू की चर्चा करेंगे और राइट्स इश्यू बिल्कुल छोटा सा है, उसकी चर्चा ऑफ कोर्स बिल्कुल लास्ट में होगी जब बोनस इश्यू फिनिश अप हो जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि बोनस इश्यू का क्या मतलब है। कोई एंटिटी बोनस इश्यू क्यों करती है, बोनस इश्यू करने के पीछे रीजन क्या होते हैं, और बोनस इश्यू से कंपनी को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है, और बोनस इश्यू के अंतर्गत कंपनी की बुक्स में हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बोनस इश्यू का ये चैप्टर जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो बेटे जहां तक बोनस इश्यू का सवाल है, लिटरल इंग्लिश में बोनस का बेसिकली मतलब क्या होता है? आपने कई बार ये वर्ड इस्तेमाल करा है और कई बार आप बड़े कैजुअली इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान में शर्ट लेने के लिए गए। करेक्ट। अब आपने एक शर्ट ली 500 रुपीज में, और दुकानदार ने आपको एक शर्ट दी, लेकिन उसने कहा सर हमारे यहाँ स्कीम चल रही है, एक के साथ हम दूसरी शर्ट फ्री दे रहे हैं। तो सडनली जब दूसरी शर्ट आपको फ्री में मिल गई तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बोनस के रूप में ये शर्ट हमें मिल गई। यानी कि टेक्निकली बोनस का लिटरल इंग्लिश में तो मतलब हो गया समथिंग, सम बेनिफिट, सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, यू में से। अब बोनस इश्यू का क्या मतलब है? बोनस इश्यू का मतलब समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज कोई कंपनी है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री में दे दिए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर फ्री में दे दिए। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स फ्री में देगी, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स फ्री में दिए, यानी कि शेयर होल्डर्स को उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। कोई कंपनी है, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी ने शेयर्स फ्री में दिए, तो इसका मतलब है, हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे कि कंपनी ने बोनस इश्यू करा। तो बोनस इश्यू का बेसिकली मतलब क्या निकल गया? बोनस इश्यू इज नथिंग, in simple words it means issuance of shares by an entity or by a company to its shareholders virtually free of cost। यानी कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो बोनस शेयर्स, वैसे वर्ड बोनस शेयर्स कहते हैं, बोनस शेयर्स का मतलब है किसी कंपनी के द्वारा फ्री में इक्विटी शेयर दिया जाना। तो एक कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दिए, तो ये जो शेयर्स फ्री में गए इनको हम बोनस शेयर्स बोलेंगे। अब जाहिर है कि बोनस शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं इस बात की चर्चा करूं कि कोई कंपनी बोनस इश्यू क्यों करती है, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, पहले आप ये समझने की कोशिश करें। पहले आप मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें और पहले मेरे क्वेश्चन को भी समझें। सपोज मैं कहता हूं कि E1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, और इस कंपनी ने, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुने, मैंने कहा कि इस कंपनी ने, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स मार्केट में इश्यू करे, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सपोज इस कंपनी ने 100 रुपए वाले शेयर, 10,000 शेयर मार्केट में इश्यू करे, पब्लिक को इश्यू करे, तो बताओ उस केस में क्या एंट्री होगी? मेरा क्वेश्चन ये है कि E1 लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इन द मार्केट। कंपनी ने कैपिटल मार्केट में ये शेयर्स इश्यू करे हैं, कंपनी ने ये शेयर पब्लिक को इश्यू करे हैं, ये शेयर्स फ्री में नहीं दिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने 10,000 शेयर 100 रुपए वाले इश्यू करे हैं, तो बताओ जरा इसकी क्या एंट्री होगी? और इस तरह की एंट्री आपने 11th में, 12th में 1000 बार करी है। जब कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, तो जाहिर है कि जब पब्लिक आपके शेयर्स खरीदेगी तो आपके पास पैसा आएगा, आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये एंट्री आपने एक नहीं कई बार लिखी है। 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच
इसका मतलब 10 लाख रुपए आपके पास आ गए और आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। नो डाउट शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो इसका मतलब है कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। जब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, मार्केट में शेयर इशू करते हैं, तो उस केस में कंपनी के पास कैश आता है और शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा इस तरह की एंट्री आपने 1000 पार करी है। अब जरा दूसरी सिचुएशन देखो। सपोज मैं कहूं कि E1 लिमिटेड ने 10,000 चलो 1000 शेयर सिंप्लिसिटी के लिए 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 बोनस के रूप में इश्यू करे। बोनस के रूप में इश्यू करे का मतलब है कंपनी ने ये बोनस इश्यू करा। बोनस इश्यू का मतलब मैंने बताया था, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी ने ये शेयर्स फ्री में दिए। अगर कोई कंपनी बोनस के रूप में अपने शेयर्स को इश्यू करती है, यानी कि बोनस इश्यू करती है शेयर्स के रूप में, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? अब इस केस में क्या एंट्री होगी? कंपनी 1000 शेयर इश्यू कर रही है तो नो डाउट शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी, उसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू करे हैं 100 रुपए वाले, तो कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ेगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। करेक्ट। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब की बार मैं क्या डेबिट करूं? क्या मैं बैंक को डेबिट करूंगा? नहीं, क्योंकि अब की बार कंपनी के पास कैश तो आ ही नहीं रहा। अगर कंपनी के पास कैश आता तो निश्चित रूप से हम बैंक को डेबिट करते, लेकिन अब की बार हमारे पास कैश तो आ ही नहीं रहा। तो इस केस में हम क्या डेबिट करेंगे? यानी कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो उस केस में कंपनी को कैश तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए बैंक अकाउंट तो हम डेबिट कर नहीं सकते। उस केस में कंपनी एंट्री लिखेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो सिंपल वर्ड्स में आपकी समझ में क्या आना चाहिए कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिसीव एनी कैश। उस केस में कंपनी एंट्री लिखेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कंपनी अपने ही रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रही है, शेयर होल्डर्स को इसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा। नो डाउट कि शेयर होल्डर्स को यह फायदा है और कंपनी को हल्का सा नुकसान है, क्योंकि कंपनी को अपने ही रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं इस तरह के शेयर इश्यू करने के लिए। ये अब इसका ये भी एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो इसका मतलब, जैसा कि आपने देखा हमारी एंट्री हुई रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो उसके 2 रेपरकेशंस होते हैं। पहला रेपरकेशन तो ये कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, क्योंकि वो डेबिट हो जाएंगे तो इसलिए वो कम हो जाएंगे। एक तो कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे और नो डाउट कंपनी जो शेयर्स इश्यू कर रही है तो कंपनी की शेयर कैपिटल निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स जरूर कम हो जाते हैं। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये बन रहा होगा कि कोई कंपनी बोनस इश्यू क्यों करती है? बोनस इश्यू करने के पीछे कंपनी का क्या रीजन होता है? बेटे इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? किसी कंपनी का जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हो गए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, मान लेते हैं E1 लिमिटेड, शेयर कैपिटल के अलावा अगर उस कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स हो जाएं, जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स, अगर किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा जनरल रिजर्व में बैलेंस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बैलेंस है या अदर रिजर्व्स में बैलेंस है, जरूरत से ज्यादा रिजर्व होना भी एक बहुत अच्छा साइन कंपनी की हेल्थ का नहीं माना जाता। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बहुत मोटा सा आदमी है, दिखने में तो बड़ा हेल्दी नजर आ रहा है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा मोटा है, तो हकीकत यह है कि वो कई बीमारियों से ग्रस्त है। ठीक इसी तरीके से कोई कंपनी है, अगर उसके रिजर्व्स जरूरत से ज्यादा प्रोपोर्शन में कंपनी के पास हो जाए या कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आ जाए, तो ये कंपनी के ऑपरेशंस के लिए अच्छा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं या इस कंपनी के जो खुद के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये कंपनी जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स एक्यूमुलेट कर रही है, तो इसका मतलब है कंपनी जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट तो कमा रही है। तो शेयर होल्डर्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कंपनी उन प्रॉफिट्स को हम लोगों में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। नंबर एक तो ये ख्याल शेयर होल्डर्स के दिमाग में आ सकता है, या शेयर होल्डर्स के दिमाग में ये बात आ सकती है, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये ख्याल आ सकती है कि ये कंपनी जिस प्रपोर्शन में प्रॉफिट कमा रही है उस प्रपोर्शन में डिविडेंड नहीं दे रही,
या फिर कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए हुए प्रॉफिट्स को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करेगी तो लॉन्ग रन में कंपनी की पोजीशन खराब हो सकती है, इस कंपनी में तो इन्वेस्ट करना बेकार है। तो इस तरह के सवालात कैपिटल मार्केट में, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में, शेयर होल्डर्स में या किसी भी ऐसी पार्टी में आ सकते हैं जिसका भी इंटरेस्ट इस कंपनी के अफेयर्स में है। बात समझ में आई? जब किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं तो वो कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं माना जाता। लोग कैपिटल मार्केट में ये मान करके चलते हैं, करेक्ट, लोग कैपिटल मार्केट में ये चलते हैं, कैपिटल मार्केट में ये मान करके चल रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक। क्लासेस तो बेटा ऑलरेडी मूव कर रही है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड टाइम। राजश्री शाहू, द क्लास इज गोइंग लाइव नाउ। एनीवे, तो बात बेटे चल रही थी, थोड़ा सा कई बार टेक्निकल चीजें देखनी पड़ती है। तो मैं ये बता रहा था, क्लास से वीडियो अपलोड की बात नहीं है, क्लासेस तो मूव कर रही हैं। आई एम टेकिंग लाइव सेशन। तो E1 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, मैंने कहा कि अगर किसी भी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हो जाते हैं तो डेट इज नॉट टेकन एज ए वेरी गुड साइन रिगार्डिंग कंपनीज हेल्थ एंड कंपनीज ऑपरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स के दिमाग में और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के दिमाग में इस तरह के ख्याल आ सकते हैं कि कंपनी जो है प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं कर रही है, कंपनी जो पैसे कमा रही है उसको ठीक चैनल्स में क्या बोलते नहीं लगा रही है। तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में हमारे लिए इस कंपनी से रिटर्न मिलना उतना आसान ना हो। तो अब पॉइंट यह है कि जो बात कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स जानते हैं वो बात कंपनी भी तो जानती है। कंपनी को भी मालूम है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स इकट्ठे हो गए। तो कई बार कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व इकट्ठे तो हो जाते हैं, कई बार वो कंपनी की मजबूरी इस सेंस में हो जाती है कि कंपनी को मार्केट में कोई ऐसे वायबल प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते कि जहां की कंपनी अपने पैसे को लगाए। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करे? तो फिर कंपनी ये सोचती है कि अगर हम इन रिजर्व्स को अपने पास रखेंगे और कहीं चैनलाइज नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स हमसे नाराज या खफा हो सकते हैं। तो इसलिए कंपनी ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए बोनस इश्यू का सहारा लेती है। तो कंपनी अगर बोनस इश्यू करेगी तो तुमने देखा, अभी मैंने बताया था कि कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे और शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं तो शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे। तो ये एक विन विन पोजीशन है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। इज इट क्लियर टू यू? तो कल कोई तुमसे पूछे कि बोनस इश्यू करने की मेन वजह क्या होती है, जब कंपनी के पास एक्सेसिव रिजर्व्स होते हैं और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट चैनल्स नहीं होती, यानी कि उस पैसे को कंपनी कहां लगाए, फिर कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करे। तो कई बार इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी होती है, तो जैसे कि बीच में कोविड का टाइम्स था, तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी कम हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी डिसाइड करती है कि हम बोनस इश्यू करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो पहले तो बोनस इश्यू का मतलब है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रीली अमंग द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी बोनस इश्यू के लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ता। फिर मैंने तुम्हें अभी ये बताया कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी तो कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे, क्योंकि कंपनी की एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस शेयर्स जो हम इश्यू कर रहे हैं, बोनस शेयर्स का मतलब है फ्री में शेयर्स देना। तो जो शेयर्स हम फ्री में दे रहे हैं, जब हम शेयर्स फ्री में देंगे हमारे पास कैश नहीं आएगा, कंपनी को अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कंपनी के रिजर्व्स तो कम होंगे लेकिन कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ती है, इसमें कोई डाउट किसी तरीके का नहीं है। नंबर 1। अब तुमने एक बात और नोट करी होगी, जब मैं ये एंट्री कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, ये तो मैं बता चुका हूं। और मैंने बताया इसका मतलब है शेयर कैपिटल बढ़ रही है। अब इसको हम दूसरे अल्फाजों में ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो कंपनी की शेयर कैपिटल का हिस्सा बन गए। यानी कि सपोज मैं कहता हूं ये 1 लाख रुपए है, तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल 1 लाख। इसका मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व 1 लाख से कम हो जाएंगे और शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब बोनस इश्यू होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं लेकिन कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। इसका मतलब है कंपनी के रिजर्व एक तरीके से कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं, जितने रिजर्व्स हम यूज कर रहे हैं। इसीलिए बोनस इश्यू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है।
बहुत से बच्चों को ये बातें मालूम नहीं होती। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी इसको कहते हैं। अकाउंट्स में जितने भी रिजर्व्स बनते हैं वो प्रॉफिट से ही बनते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का एक ही मतलब है। तो अब तुम्हारी समझ में ये बात आनी चाहिए कि बोनस इश्यू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं। बिकॉज रिजर्व्स, व्हेन कंपनी इज गोइंग टू यूज इट्स रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू, द रिजर्व विल डिक्लाइन इन द सेंस दैट रिजर्व नाउ विल बिकम पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब बोनस इश्यू को कभी कभी हम बोनस इश्यू को कभी कभी हम डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं। डिविडेंड इन काइंड, डिविडेंड इन काइंड। वैसे तो जब शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, हमें मालूम है, उनकी इन्वेस्टमेंट पर। जनरली जो डिविडेंड मिलता है बाय वे ऑफ चेक या बैंक, यानी कि इसका मतलब कैश में डिविडेंड मिलता है। देखो, जब हम अकाउंट्स में कहते हैं कि हमने डिविडेंड बैंक से या चेक से दिया तो इसका मतलब है कि डिविडेंड इनको कैश में मिला। जनरली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है कैश में मिलता है, लेकिन यहां भी शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट तो मिल रहा है ना। यहां डिविडेंड तो नहीं मिल रहा लेकिन कुछ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कंपनी इसको फ्री में शेयर्स दे रही है। यानी कि कंपनी जब बोनस शेयर्स यानी कि शेयर्स फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट तो मिला, लेकिन यहां वो कैश फॉर्म में नहीं मिल रहा, वो शेयर के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसीलिए कई बार कैजुअली हम बोनस इश्यू को डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं। तो पहले तो ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए कि why bonus issue is known as capitalization of profit and why bonus issue is sometimes called as dividend in kind, correct? उसके बाद अब आपको जो सबसे बड़ी चीज मालूम होनी चाहिए बोनस इश्यू के बारे में, जो सबसे बड़ी चीज बोनस इश्यू के बारे में मालूम होनी चाहिए कि बोनस इश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अभी आपने कुछ लिखना नहीं है, मैं खुद बाद में बड़े फेयरली आपको ये सारी चीजें लिखाऊंगा, करेक्ट? मैंने आपको कहा अगर आप ऑनेस्टी से क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको वाकई में बहुत फायदा होगा। बोनस इश्यू, बोनस इश्यू। अब जो बोनस इश्यू है, करेक्ट, बोनस इश्यू, बोनस टू फुल्ली, मैंने कहा बोनस इश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो हम कहते हैं बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। अभी मैंने कहा आपको लिखना नहीं है, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स। और एक हम कहेंगे बोनस टू मेक पार्टली पेड ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड, बोनस टू मेक पार्टली पेड ऑफ शेयर्स, पार्टली पेड ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड। बाद में हम देखेंगे कि बोनस इश्यू जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स और एक होता है बोनस टू मेक पार्टली पेड ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड। पहले तो इन दोनों का क्या मतलब है, पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। पहले तो इन दोनों टाइप के जो बोनस इश्यू होते हैं इनका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं ये आइडिया आपको देता हूं। बोनस टू फुल्ली पेड शेयर का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझें। सपोज कोई कंपनी है और उस कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं ये E1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। इस कंपनी की शेयर कैपिटल हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 50,000 शेयर हैं, और हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है और 5 लाख रुपए की इनकी शेयर कैपिटल है, करेक्ट? टोटल शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपी 5 लाख है। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि इस कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में बैलेंस है। सपोज ये कंपनी ने बोनस इश्यू करा, कंपनी मेड ए बोनस इश्यू इन द रेशियो ऑफ, कंपनी मेड ए बोनस इश्यू इन द रेशियो ऑफ 3:5, 3:5। कंपनी ने एक बोनस इशू करा, चलो 3:5 की जगह मैंने लिख दिया 1:5, 1:5। हालांकि मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 4:5, 3:5, 2:5। मान लेते हैं क्वेश्चन में यह लिखा है कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मेड ए बोनस इशू, कंपनी ने बोनस इशू करा, BI बोनस इशू करा इन द रेशियो ऑफ 1:5। पहले तो मुझे यह बताओ कंपनी की बैलेंस शीट को देख करके क्या कंपनी के जो ये शेयर्स है फुल्ली पेड हैं या नहीं है? सर बिल्कुल फुल्ली पेड है, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है
और 50,000 शेयर हैं, तो इसका मतलब कंपनी के पास 5 लाख आने चाहिए और आउटर कॉलम में 5 लाख लिखा है, तो इसका मतलब कंपनी के शेयर फुल्ली पेड है। तो ये जो बोनस इशू है ये फुल्ली पेड शेयर्स को करा जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी कितने बोनस शेयर इशू करेगी, तो ये कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब फ्री में जो शेयर्स दिए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो कंपनी कितने बोनस शेयर इशू करेगी ये कैसे देखेंगे? सपोज आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी के टोटल 50,000 शेयर हैं और आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। मान लेते हैं आपके पास 5 शेयर हैं, तो कंपनी क्या कह रही है कि अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो हम एक शेयर आपको फ्री में देंगे। 1:5 का मतलब है कि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपके पास 5 शेयर हैं तो हम आपको एक शेयर फ्री में देंगे। अगर मैं लिखता 2:5 तो इसका मतलब है अगर आपके पास 5 शेयर है तो कंपनी आपको 2 शेयर फ्री में देगी। अगर किसी शेयर होल्डर के पास 5 शेयर है तो कंपनी उसको एक शेयर फ्री में देगी। और इस कंपनी के टोटल 50,000 शेयर्स हैं, तो 50,000 शेयर्स को कितने शेयर्स बोनस, कितने शेयर्स दिए जाने चाहिए? हम कंप्यूट कर सकते हैं 50,000 इंटू 1/5, करेक्ट। तो इसका मतलब कंपनी 10,000 शेयर्स फ्री में देगी, 10,000 शेयर्स कंपनी फ्री में देगी और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है। तो इसका मतलब हम कहेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कि 1 लाख रुपए का बोनस इश्यू हुआ है, 1 लाख रुपए का बोनस इश्यू हुआ है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोनस इश्यू की एंट्री बताई थी। जब कंपनी शेयर्स फ्री में देगी तो कंपनी के पास कैश तो आएगा नहीं, कंपनी अपने रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को डेबिट करेगी। तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स अकाउंट में 10 लाख रुपए है, मुझे 1 लाख चाहिए बोनस इशू के लिए, मैंने 1 लाख लिए और मैं लिख दूंगा 2 शेयर कैपिटल। तो तुमने क्या नोट करा? फुल्ली पेड बोनस इशू का मतलब जो हमारे फुल्ली पेड शेयर्स हैं उनको हम बोनस इशू कर रहे हैं, फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। नो डाउट जब कंपनी फुल्ली पेड शेयर होल्डर को बोनस इशू करेगी तो कंपनी को एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब इस एंट्री के करने से लेकिन क्या हुआ? इस एंट्री के करने से मेरे रिजर्व्स 1 लाख रुपए से तो कम हो गए, लेकिन मेरी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से बढ़ गई। यानी कि अब मैं कहूं कि बोनस इशू के बाद मेरी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है, तो 6 लाख रुपए का बैलेंस है और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में 9 लाख का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि बोनस इशू 2 टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने पहली टाइप के बारे में बताया कि बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, और दूसरी टाइप का बोनस इशू होता है उसको हम बोलते हैं बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड। बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड का क्या मतलब है, प्लीज यहां पर ध्यान दें। मान लेते हैं E2 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और मान लेते हैं कि इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, सिंप्लिसिटी के लिए इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है मान लेते हैं 10,000, चलो 50,000 शेयर है पिछले क्वेश्चन की तरफ, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लेकिन मैंने क्या लिखा? 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप, 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप। 10 रुपए में से कंपनी ने अभी तक 8 रुपए बुलाए हैं और लोगों ने 8 पे कर दिए, इसलिए आउटर कॉलम में 50,000 इंटू 8 4 लाख नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी ने इन शेयर्स पे अभी तक 2 रुपए नहीं बुलाए हैं, कंपनी ने इन शेयर्स पे 2 रुपए अभी तक नहीं बुलाए हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कंपनी के पास 10 लाख के। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने बोनस इशू करा, लेकिन कैसे करा? डायरेक्टर्स डिसाइड, लेट अस से लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स डिसाइड, अभी आपने लिखना नहीं है, अभी ये सब रफ वर्क चल रहा है, करेक्ट। अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ना करें, बाद में सारी चीजें मैं बड़े फेयरली लिखाऊंगा और बड़े नीटली लिखाऊंगा। डायरेक्टर डिसाइड टू मेक द शेयर, to make the shares fully paid without making the shareholders, without making the shareholder to pay for the same.
टू पे फॉर द सेम। क्या मतलब हुआ इसका, इस लाइन का? कई बच्चों की समझ में बात नहीं आएगी, इसलिए ध्यान दें। पहले तो इस क्वेश्चन में जो हमारी शेयर कैपिटल है ये पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल है, पार्टली पेड अप है, फुल्ली पेड नहीं है, नंबर वन। सपोज आप इस कंपनी के एक शेयर, सपोज आप भी इस कंपनी के एक शेयर होल्डर हैं और आपने अभी तक इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, 50,000 में से लेटर से आपका नाम मिस्टर ए है और आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वाले खरीदे हुए। अब मुझे यह बताओ कि आपने अभी तक इस कंपनी को कितना पैसा पे करा होगा, कितना पैसा पे करा होगा? बिकॉज आपने 1000 शेयर खरीदे हैं 10 रुपए वाले, लेकिन कंपनी ने आपसे अभी तक 8 रुपए बुलाए हैं, तो अभी तक आपने सिर्फ 8,000 रुपए पे करे हैं। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या कह रही है? डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड। कंपनी ये कह रही है हम आपका शेयर फुल्ली पेड कर रहे हैं, यानी कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो बचे हुए 2 रुपए हैं वो आपने पे कर दिए हैं। आप लोग ये मान करके चलो कि आपने हमें अब 10,000 पे कर दिए, लेकिन ये जो 2000 है ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स ने क्या करा, आपने पार्टी पेड अप शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड तो कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगाया। डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड विदाउट मेकिंग द शेयर होल्डर टू पे फॉर द सेम, और उसके लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ा। तो यहां वर्ड बोनस इशू नहीं लिखा है, तो तुम्हें समझना होगा कि यह भी बोनस इशू है, क्योंकि यहां शेयर होल्डर का जो पार्टी पेड अप शेयर है वो फुल्ली पेड हो रहा है और उसके लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ रहा। देखो, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब हम कॉल को बुलाते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती थी? 11th-12th में तुमने 1000 बार ये एंट्री लिखी होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी के 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का शेयर है और अनकॉल्ड अमाउंट या कॉल का अमाउंट अभी 2 रुपए का है, 20,000। पहले तुम क्या करते थे? ड्यू करते थे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ ऐसे ही लिखा करते थे या नहीं लिखा करते थे? सर बिल्कुल लिखते थे। इसका मतलब है बीइंग कॉल मनी ड्यू। और जब तुम उसको रिसीव करते थे, जब तुम रिसीव करते थे तो तुम क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। यही करते थे इससे पहले के लेवल्स पे, बिल्कुल यही करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि शेयर होल्डर को यह अमाउंट अब नहीं पे करना, कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब तुमने क्या नोट करा कि बोनस इश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर, जो हमने पहले देखा। जब हम फुल्ली पेड शेयर होल्डर को बोनस इश्यू करते हैं तो कंपनी को एक्स्ट्रा शेयर्स देने पड़ते हैं। अब हम यहां कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं दे रहे हैं, बस ये है कि कंपनी के जो अनकॉल्ड अमाउंट है उसको हम फुल्ली पेड कर रहे हैं। यानी कि जब बोनस पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए करा जाता है तो उस केस में कंपनी को कोई एक्स्ट्रा शेयर इश्यू नहीं करने पड़ते। इसमें कोई शेयर हमने एक्स्ट्रा इश्यू नहीं करे, लेकिन इससे पहले कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू करे थे। तो बोनस इश्यू 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है फुल्ली पेड, एक होता है पार्टली पेड। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि यह चैप्टर इजी है, वैसे तो गलत नहीं लग रहा, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। अब बोनस इश्यू जो है सेक्शन 63 के दायरे में आता है। अब इसमें आपको कुछ महीन और बारीक चीजें भी मालूम होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बोनस इश्यू 2 तरीके का होता है। अब तुम्हें बारीक चीजें डीपली या डीप पॉइंट्स क्या मालूम होने चाहिए। अभी अभी मैंने बताया कि बोनस इश्यू होता है एक तो बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर, एक तो बोनस इश्यू फुल्ली पेड अप शेयर को करा जाता है, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, फुल्ली पेड शेयर्स। और एक होता है बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड, बोनस टू मेक पार्टली पेड शेयर्स एज फुल्ली पेड। अब तुम्हें जो मेन चीज इस चैप्टर में मालूम होनी चाहिए, करेक्ट, इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आसानी से तुम 4 मार्क्स क्लिंच कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ बेसिक चीजें मालूम है। अब तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए? अभी तक तो हमने यही सीखा कि जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी की एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पर हम ब्लाइंडली ऐसा नहीं करेंगे, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए
कि जब हम बोनस फुल्ली पेड शेयर को करेंगे, ऑफ कोर्स हम अपने रिजर्व्स को डेबिट तो करेंगे, लेकिन हम कौन कौन से रिजर्व्स यूज कर सकते हैं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। बोनस टू फुल्ली पेड, अगर हम फुल्ली पेड शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करेंगे तो उस केस में कंपनी कैपिटल नेचर CNR, कैपिटल नेचर के रिजर्व्स भी यूज कर सकती है। CNR का मतलब कैपिटल नेचर रिजर्व, और कंपनी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। ये अब तुम्हें चीज मालूम होनी चाहिए। अब कैपिटल नेचर के रिजर्व्स क्या होते हैं, अभी जब मैं तुम्हें फेयर में अपने नोट्स लिखाऊंगा तो उसमें मैं लिखाऊंगा कि कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है। जैसे कैपिटल रिजर्व है, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ये सब कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं। इसी तरह रेवेन्यू नेचर के रिजर्व जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे जनरल रिजर्व है सिंप्लिसिटी के लिए, और भी कई तरीके के होते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उनकी लिस्ट मैंने कहा अभी जब मैं नोट्स फेयरली लिखाऊंगा तब मैं आपको लिखाऊंगा। अभी आप ये समझें कि बोनस जब भी फुल्ली पेड शेयर को करा जाएगा वो कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी करा जा सकता है और साथ ही साथ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी करा जा सकता है। एक तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर बोनस मैं कर रहा हूं टू मेक दी पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड, एक तो हम फुल्ली पेड शेयर होल्डर को बोनस इशू करते हैं और दूसरा हम पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस देते हैं, करेक्ट। जब मैं बोनस इशू करूंगा पार्टली पेड अप शेयर को तो उस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक तो ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए, करेक्ट। तो मैंने कहा ना थोड़ी बारीक चीजें मालूम होनी चाहिए। अब एक बड़ा पॉइंट मैंने, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता कि इस तरह के पॉइंट भी होते हैं। पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, अभी मैं इस शीट का दोबारा यूज करूंगा, कि अकाउंट्स में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, अकाउंट्स में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, करेक्ट, उनको हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक तो कैपिटल नेचर रिजर्व्स, अब कैपिटल नेचर रिजर्व्स की लिस्ट मैं अभी बाद में बनाऊंगा। रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स। तीसरा मैंने लिखा स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अब कई बच्चों को लगेगा सर ये कौन से टाइप के रिजर्व्स होते हैं, ये तो हमने पढ़े ही नहीं, अभी मैं खुद ही बताऊंगा, लेकिन पहले यहां ध्यान, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सारी चीजें मैं फेयरली लिखाऊंगा। उसके बाद होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स, SPCI, स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व्स कोई नई चीज नहीं होती, ये प्रोविजन ही होते हैं। बहुत से बच्चों को मैंने कहा ये चीजें पता नहीं होती, फिर प्रॉब्लम होती है। अब ध्यान दें, एक बहुत बड़ा पॉइंट, कि जब हम बोनस इशू का चैप्टर करेंगे तो स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स और स्पेसिफिक नेचर के जो रिजर्व्स होंगे उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यानी कि इस चैप्टर के लिए स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स और स्पेसिफिक नेचर के जो रिजर्व्स होंगे वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि बोनस इशू के लिए कोई भी एंटिटी स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स और स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने कहा बाद में मैं लिस्ट वैसे तुम्हें बना दूंगा, वैसे मैंने ऐसे ही बताया अभी। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं पहले तो जो उन कंपनीज को बनाने पड़ते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऑपरेट कर रही हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब है, जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर इलाकों को डेवलप करना चाहती है तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना देती है। अब कई तरह के जोन्स होते हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, फ्री ट्रेड जोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जोन्स हैं। तो इस तरह के नोटिफाइड जोन्स में जो एंटिटीज काम करती हैं उनके ऊपर कुछ स्टैट्यूटरी यानी कि कुछ कानूनी दबाव होता है। स्टैट्यूटरी का मतलब लीगल फोर्स, उनके ऊपर कुछ कानूनी दबाव होता है कुछ रिजर्व्स बनाने का, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व IAR, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स, करेक्ट, डेवलपमेंट रिजर्व। तो इस तरह के जो रिजर्व्स होते हैं ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं और इनको हम बोनस इश्यू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझ में आई? स्पेसिफिक रिजर्व्स मैंने कहा प्रोविजन को ही कहते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पर्टिकुलरली किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट बनते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये तुमने 1000 बार पढ़े हुए हैं लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसको ये कहा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। जैसे इसी तरह से प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट
प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट का मतलब है, हमें मालूम है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट में अगर कहीं फॉल हो जाए तो उस लॉस को निपटने के लिए हम प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाते हैं। ये सब स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व है। तो मैं जो मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर के लिए ये दोनों टाइप के रिजर्व हमारे काम के नहीं है। इसका मतलब है कि बोनस इशू नाम का जो ये चैप्टर है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व काम के आइटम है। करेक्ट। अब एक बड़ा पॉइंट समझ लो। खैर, बड़ा पॉइंट समझने से पहले मैं याद दिला दूं कि अभी अभी मैंने तुम्हें यह बताया कि बोनस टू जो फुल्ली पेड शेयर्स है वो कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी करा जा सकता है और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी करा जा सकता है। लेकिन बोनस जब हम पार्टी पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए करेंगे तो हम उस केस में कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोनस कर रहे हैं फुल्ली पेड अप शेयर को तो उस केस में हम कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत अहम चीज क्या है, जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं ना, उनकी भी टू टाइप्स होती है। अब तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए, कई बच्चों को तो ये चीजें मालूम ही नहीं होती। अब जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं उसमें भी कुछ तो होते हैं रियलाइज्ड इन कैश। क्या होते हैं? रियलाइज्ड इन कैश। कुछ तो होते हैं रियलाइज्ड इन कैश और कुछ होते हैं नॉट रियलाइज्ड इन कैश। नॉट रियलाइज्ड इन कैश। वैसे मैं हकीकत बयान करूं तो कैपिटल नेचर के रिजर्व जो अधिकतर होते हैं वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश होते हैं। नॉट रियलाइज्ड इन कैश। कैपिटल नेचर के रिजर्व से होते हैं वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश होते हैं। अब यहां पर मैं एक बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। ऐसे कैपिटल नेचर रिजर्व्स, ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं, उनका भी इस्तेमाल बोनस इश्यू के लिए नहीं करा जा सकता। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि एक तो हम स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक हम स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हम ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। इसका मतलब ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व जो रियलाइज्ड इन कैश हैं, केवल उनका यूज, और रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व्स होते हैं वो हमेशा ही रियलाइज्ड इन कैश होते हैं, इसलिए उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस इशू के लिए सिर्फ कैपिटल नेचर रिजर्व जो कि रियलाइज्ड इन कैश है उनका इस्तेमाल हो सकता है, और रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स का इस्तेमाल हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को ये जो टर्म्स हैं रियलाइज्ड इन कैश और नॉट रियलाइज्ड इन कैश का थोड़ा सा ठीक तरीके से पता नहीं होता। ये मैं थोड़ा सा पॉइंट तुम्हारा क्लियर कर देता हूं ताकि जब हम क्वेश्चंस फेस करें तो तुम्हारे को इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर मान लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम सबको मालूम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम 11th 12th में बहुत बार पढ़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे मान लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए है। कोई कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख रुपए है। अभी अभी मैंने बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है, ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 लाख रुपीस, मान लो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि नॉट रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश 3 लाख। मतलब तुम्हें यह दिया हुआ है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से नॉट रियलाइज्ड इन कैश 3 लाख है, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि जो रिमेनिंग अमाउंट 7 लाख है वो रियलाइज्ड इन कैश है, और उसका यूज तुम बोनस इशू के लिए कर सकते हो अगर तुम बोनस इशू फुल्ली पेड शेयर को कर रहे हो तो। क्योंकि फुल्ली पेड शेयर को जब हम बोनस इशू करते हैं तो कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉट रियलाइज्ड इन कैश, वैसे प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा
बाई चांस अगर इस तरह की एडजस्टमेंट होगी तो इतने आसान तरीके से तुम्हें नहीं दिया होगा। तुम्हें कैसे दिया हो सकता है ये मैं बताता हूं। मान लेते हैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10 लाख रुपए मौजूद है और नीचे उन्होंने क्या लिखा, लेट अस से नीचे उन्होंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस includes rupees 3 lakhs on shares issued to vendors। क्या मतलब निकला इसका? देखो, पहले यहां समझने की कोशिश करो। सपोज किसी कंपनी ने मार्केट में कुछ शेयर इश्यू करे, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मान लेते हैं हमने 100 लाख रुपए के शेयर इश्यू करे 10 लाख के प्रीमियम पर, तो 110 लाख रुपए हमारे पास आए, 2 शेयर कैपिटल 100, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मैं शेयर मार्केट में इशू करता हूं, पब्लिक को इशू करता हूं, नॉर्मली एक कंपनी जब शेयर कैपिटल पब्लिक को इशू करती है तो कई बार प्रीमियम पे करती है, तो तुमने ये एंट्री कई बार करी है। तो जब हमने शेयर प्रीमियम पे इशू करे तो मैंने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो बैंक भी लिखेगी 110, शेयर कैपिटल के आगे लिखेगी 100, सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे लिखेगी 10। यहां जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इस केस में मैं कहूंगा रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि इस सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे जो 10 लाख हमने लिखा हुआ है, हमें मालूम है कि हमें 10 लाख रुपए का कैश मिला है, क्योंकि ये जो बैंक के आगे मैंने 110 लिखा है वो क्या लिखा है, 100 प्लस 10, 100 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए प्रीमियम के। तो ये तो रियलाइज्ड इन कैश है। लेकिन सपोज मैं एक एंट्री लिखूं वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर तुम्हें मालूम है ना कौन लोग हैं? वेंडर अधिकतर वो लोग होते हैं, वैसे तो अकाउंट्स में लिटरल इंग्लिश में वेंडर का मतलब है बेचने वाला। कई बार कोई कंपनी किसी वेंडर से मशीनरी वगैरह खरीद लेती है, इससे पहले 11th-12th में तुमने करा हुआ है, और उनको हम पेमेंट कैश में नहीं कर रहे, लेटस से शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। तो हमने किसी वेंडर से लेटस से 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं वेंडर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। मान लेते हैं वेंडर को हमने 110 लाख रुपए देने हैं। मान लेते हैं हमने 110 लाख की मशीनरी खरीदी थी, हमने वेंडर को कहा भाई हम आपको अपनी 100 लाख की शेयर कैपिटल दे रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रीमियम पे देंगे। ठीक है, वेंडर ने कहा कोई बात नहीं, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, आप दे दो। अब इस केस में आप ध्यान से देखो, क्या इस केस में कहीं कैश लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यानी कि अब की बार बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा, इसका मतलब ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रियलाइज्ड इन कैश और नॉट रियलाइज्ड इन कैश का मतलब समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख रुपए हैं, अगर क्वेश्चन में नीचे इस तरीके से दिया होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस इंक्लूड सो एंड सो अमाउंट ऑन शेयर्स इश्यूड टू वेंडर, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसमें 3 लाख रुपए का प्रीमियम उन शेयर्स पर है जो तुमने वेंडर्स को इश्यू करे। और तुमने अभी अभी देखा कि अगर मैंने शेयर वेंडर्स को इश्यू करे हैं तब मेरे पास प्रीमियम आएगा, तो इसका मतलब वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा नॉट रियलाइज्ड इन कैश है और 7 लाख रुपीस जो है वो रियलाइज्ड इन कैश है, और जो पोर्शन रियलाइज्ड इन कैश है उसी का इस्तेमाल तुम कर सकते हो बोनस इश्यू के लिए, बशर्ते तुम बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को कर रहे हो। क्योंकि पार्टी पेड ऑफ शेयर को जब बोनस इश्यू करा जाता है तो वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से करा जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज किसी कंपनी में लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व 5 लाख, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है और लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व 5 लाख, और नीचे तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे दी कि कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 3 lakhs on account of revaluation of लैंड एंड बिल्डिंग, और सिंपली लैंड लिख लो। क्या मतलब निकला इसका? इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल रिजर्व है इसमें
3 लाख रुपए बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। मान लेते हैं हमने अपनी लैंड को रीवैल्यू करा और लैंड की वैल्यू बढ़ गई होगी, मान लेते हैं हम 3 लाख से बढ़ गई होगी। तो जब लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी एंट्री होती है लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कुछ भी लिखा जा सकता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या एसेट्स रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल रिजर्व है इसमें 3 लाख रुपए का अमाउंट इस वजह से है कि हमने लैंड और बिल्डिंग, अपनी लैंड को रीवैल्यू करा, यानी कि उसमें कुछ फायदा हो गया, वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। लेकिन तुमने देखा जब ये वैल्यू बढ़ रही है हमारे पास कोई कैश थोड़ी आ रहा है, यानी कि यहां जो कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है या रिवैल्यूएशन रिजर्व या जो भी रिजर्व बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट कोई कैश तो नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल रिजर्व है इसमें जो 3 लाख हैं उसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में से 3 लाख का जो पोर्शन है वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, दैट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो रिमेनिंग बच गया 2 लाख, जो रिमेनिंग बच गया 2 लाख वो रियलाइज्ड इन कैश है। पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब जब तुमने इतना हिस्सा कर लिया तो अब तुम्हारी समझ में सारी चीजें क्लियर आनी चाहिए। तो फिर मैं आगे का काम अभी करता हूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम। करेक्ट? अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम। सो वेलकम अगेन। सो देयर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर बिट ऑफ इंटरप्शन, बट एक कॉल थी जो मुझे अटेंड करनी थी। एनीवे, तो बोनस इशू के बारे में ये सब चीजें मैंने तुम्हें बताई। मैं जल्दी से जरा रिकैप भी कर दूं। मैंने अभी तक सबसे पहले तो तुम्हें क्या बताया था कि बोनस की 2 टाइप्स होती हैं। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, एक तो बोनस होता है फुल्ली पेड अप शेयर्स को, एफपीएस, फुल्ली पेड शेयर को, एक पार्टली पेड अप शेयर को। मैंने ये बताया कि फुल्ली पेड अप शेयर को हम बोनस इशू कर सकते हैं कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी। लेकिन कैपिटल नेचर के रिजर्व्स जो हम इस्तेमाल करेंगे वो रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए जो बोनस इशू करा जाता है उसमें हम केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व। स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व का मतलब बेसिकली होता है क्या? स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व का मतलब होता है प्रोविजंस, इनका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो बोनस इशू है, जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो कुछ मैंने अभी तक तुम्हें लिखा है, ये इतनी सारी जो रफ शीट्स मैंने तुम्हारे सामने ये भरी हैं, करेक्ट, 9-10, तो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें इस चैप्टर के बारे में लिखा दूं। जिसको लिखना है वो फटाफट अब मेरे साथ लिखे। जो तो मेहनत करने के लिए तैयार है वो क्लास अटेंड करे। एंड इफ यू आर गोइंग टू अटेंड द क्लास यू आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स। बोनस इशू, बोनस एंड राइट्स इशू, बोनस एंड राइट्स इशू, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है बोनस एंड राइट्स इशू, करेक्ट। लेकिन हम पहले बोनस इशू को ले रहे हैं। राइट्स इशू हम बोनस इशू को फिनिश अप करने के बाद लेंगे। बोनस इशू, सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 63 है वो इस पे अप्लाई करता है। तो आप लिखें पहला पॉइंट तो आप मेरे साथ लिखें। लेट मी पिक अप द ब्लैक पेन नाउ। तो इसके अंदर आप लिखें इशू ऑफ bonus shares, issue of bonus shares is covered, issue of bonus shares is covered by section 63, of Companies Act 2013। याद रखें, आपके एमसीक्यूज भी आते हैं तो इस तरह की चीजें आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में मालूम होनी चाहिए, करेक्ट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद मैंने क्या बताया, बोनस इशू का क्या मतलब होता है।
मैंने उसके बाद बताया था कि बोनस इश्यू का मतलब है एक कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देना फ्री में। तो लिखें इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स by a company, by a company to its एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में हम उनको शेयर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इज नोन एज बोनस इश्यू। तो जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देती है तो उसको हम कहते हैं बोनस इश्यू, इज नोन एज बोनस इश्यू। इसका मतलब यह है कि बोनस इश्यू के लिए शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो मैं इसको भी लिख ही दूं, as such when an entity, as such when an entity makes a bonus issue, makes a bonus issue comma shareholders of the entity, shareholders of the entity are not required, correct, thank you so much, shareholders of the, thank you so much. Thank you so much that you got exemption in CMA. It's so nice to hear that. So, yes, last time I gave final classes free of cost. Not exactly the full classes, but whatever I could. But some major chapters I covered. And thank you so much that you cleared your CF final with exemption. This is the message actually I'm reading. As such, when an entity makes a bonus issue, shareholders of the entity are not required to pay, are not required to pay for the same. तो बेटा ये जो मैसेज तुम देख रहे हो फ्लैश हो रहा है, दिस शुड गिव यू ए सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। बहुत से लोग हमें फाइनल लेवल का ही टीचर समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर लेवल पे भी आप अगर क्लासेस अटेंड करेंगे यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज वी आर गिविंग एक्सक्लूसिव क्लासेस, we are not mingling what we call any other course with CMA, and these classes are purely for CMA, as I've told you, and we have openly said during the class sessions that these are CMA classes and CA student need not require to attend that, but at the same time उनको नेग्लेक्ट फील करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 या 2 दिन के अंदर CA की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटर ग्रुप के लिए, क्योंकि फाइनल पे तो ऑलरेडी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम लोगों का अच्छा वैसे ही है। अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि शायद ये सब फाइनल का ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ, तो यहां ध्यान दें। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखें, मैंने क्या लिखाया था तुम्हें, जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो मैंने आपको बताया था कंपनी के रिजर्व्स कम होते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। तो जो भी चीजें मैंने उस वक्त लिखाई थी रफ में, अब मैं फेयरली लिख रहा हूं। बोनस इश्यू व्हेन बोनस इश्यू इज मेड, जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी डिक्लाइन, कंपनी के रिजर्व्स तो डिक्लाइन होंगे, ऑफ द कंपनी डिक्लाइन, while its शेयर कैपिटल, अब बिकॉज शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो रही है ना, तो शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। while its share capital shall increase,
फिर मैंने तुम्हें बताया भी था कि एंट्री क्या होती है जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है। तो चैप्टर को समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तुमने देखा रिजर्व्स डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब फॉर IFRS कोर्स Happy Life. Actually, I do not know your real name, but anyway, for IFRS course, I would suggest you to actually do from KPMG. That will hold you in a very good state. Correct? KPMG से आप कर लेना और उनका अच्छा IFRS का कोर्स है। बाकी अदरवाइज IFRS की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ करके भी आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है। हालांकि डिप्लोमा अगर आप लेना चाहते हैं तो देन गो फॉर KPMG। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, बीच बीच पे उसका आंसर देना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था बेटे, बोनस इशू को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एंट्री का मतलब यह भी होता है कि रिजर्व्स कैपिटल का हिस्सा बन गए। करेक्ट? बोनस इशू, बोनस इशू is also known as, मैं इसको रेड पेन से लिख दूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यही बताया था मैंने। अब तुमसे कोई पूछे कि बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्यों कहते हैं, तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर द आंसर, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। करेक्ट? क्यों कहते हैं? क्योंकि रिजर्व्स कैपिटल का हिस्सा बच जाते हैं। एज रिजर्व्स become part of capital, part of share capital, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। मैंने ये भी बताया था, जब कोई कंपनी, ओहो आई एम CMA Uma Shankar, so you are Uma Shankar, I remember you, you are one of my very old students, so nice to hear that. And all others who are watching this, Uma Shankar is saying that he watched my own online classes for final level and he cleared with exemption. That's a great thing, and I wish you all the success in life, Uma Shankar. Correct? Thank you so much. Bonus issue is also known as capitalization of profits as reserves become part of the capital. And now मैंने ये भी बताया था बेटे, जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो बोनस इशू एक तरीके का बेनिफिट है। करेक्ट? एक तरीके का बेनिफिट है। किसके लिए बेनिफिट है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसीलिए, हालांकि ये बेनिफिट उनको कैश फॉर्म में नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसको डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं। बोनस इशू is also referred to as dividend in kind. Where is my red pen? बोनस इशू इज ऑल्सो रेफर टू एज डिविडेंड इन काइंड। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, डिविडेंड इन काइंड। ये जो मैं लिखा रहा हूं, आपको बस यही थ्योरी पढ़ने की जरूरत है चैप्टर में, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट एनी MCQ अगर कोई आता है तो। फिर जब मैंने आज का ये सेशन लिया तो मैंने तुम्हें आगे ये भी बताया कि बोनस इशू बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। Types of bonus issue. Bonus issue could be, तो बोनस इशू जो हो सकता है, जस्ट लेट मी पिक अप द स्केल यहां रखा हुआ है, तो आपके लिए मुझे बड़ा नीट काम करना पड़ता है। ठीक है? तो बोनस इशू कुड बी टू फुल्ली पेड शेयर, जैसा कि मैंने बताया था। बोनस इशू कुड बी टू फुल्ली पेड शेयर, and to
partly paid up shares, to partly paid up shares, to make them fully paid, to make them fully paid, make them fully paid. तो बेटे बोनस इश्यू जो है वो टू टाइप्स का होता है. एक तो मैंने क्या कहा, टू फुल्ली पेड शेयर एंड टू पार्टली पेड अप शेयर्स. करेक्ट. अब इसके बाद मैंने जो तुम्हें सबसे बड़ी चीज बताई थी, क्या बताई थी मैंने बताया था कि एक एंटिटी अपने कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स. लेकिन मैंने यह भी बताया था कैपिटल नेचर के वही हिस्सा हम यूज कर सकते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश हो. इसके आगे आप लिखें कि एंटिटी कैन यूटिलाइज, एंटिटी कैन यूटिलाइज revenue nature as well as capital nature reserves, for the purpose of bonus issue to fully paid shares. अगर तो बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को हो रहा है, फुल्ली पेड शेयर्स, तब तो हम कैपिटल नेचर के रिजर्व्स और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकते हैं. करेक्ट. लेकिन यहां पर मैं वो पॉइंट याद दिला रहा हूं, इट इज important to note that only such capital nature reserves can be utilized which have been realized in cash, आप उन्हीं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रियलाइज्ड इन कैश हैं. यानी कि जब आप कैपिटल नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना होगा. करेक्ट. और मैं बता ही चुका हूं कि पार्टी पेड अप शेयर में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्टी पेड अप शेयर्स जब हम बोनस इश्यू करते हैं तो हम केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स कर सकते हैं. However, bonus to make partly paid up share, partly paid up shares as fully paid could be out of, कौन से टाइप के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं हम इनके लिए? कुड बी आउट ऑफ रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स ओनली, रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स. अब आपको ये सब बातें पता लग गई. अब मैं आपको लिस्ट लिखा देता हूं कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स कौन से होते हैं. रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स, RNR,
रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स में ये आइटम्स आपके इंक्लूड होंगे। बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, इनफैक्ट रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जिनका जन्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होता है। ये सारे रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स क्या होते हैं? जिनका जन्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। यानी कि जब आप एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब लोग इतना लेट आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर आगे से तुम लोग इतना लेट पहुंचोगे तो लगता है क्लासेस बंद करनी पड़ेंगी। अगर तो इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि देश के हर बच्चे का भला हो, तब मुझे लगेगा कि मैं जो चाह रहा हूं वो उसमें मैं कामयाब हो रहा हूं। करेक्ट। नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने तुम सबको कहा था किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। जो भी चैप्टर यहाँ कराया जा रहा है, क्वाइट ऑब्वियसली ये कहने की किसी को जरूरत नहीं है, सब नोट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। जैसे कि आप मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम से मैं जब कोई क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो आपके पास नोट्स होने चाहिए ना, मुझे भी मालूम है, तो आप निश्चिंत रहें इस मामले के लिए। लेकिन पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर हर दिन आप सेम क्वेश्चन पूछते रहेंगे, कोई पूछ रहा है सर ये क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे। ये कहने की क्या बात है, उससे पहले आप एक मैसेज को पढ़े। उमा शंकर जो कि सीएमए फाइनल क्लियर कर गए हैं और ने लिखा है कि मैंने अपने फाइनल में एग्जाम्शन हासिल करी है एफआर में आपके यूट्यूब के लेक्चर्स देख करके। तो ये अपने आप में आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो जितने भी चैप्टर, अब मैं इस बात का कमिटमेंट नहीं कर सकता कि सारे चैप्टर्स हम अपलोड कर देंगे या सारे चैप्टर्स, लेकिन जितना करा जाएगा उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मेन पर्पस ये है कि आपको ये बताना कि सीएमए के लेवल पे आपने पढ़ना कैसे है, किस तरह, क्योंकि मैंने ये देख रहा हूं कि बहुत जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है सीएमए के स्टूडेंट के साथ। तो अब उमा शंकर जो कि मैसेज लिख रहे हैं वो आपको बताएंगे क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए कोर्स बनाए हुए हैं। करेक्ट। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस तुम ना करो। तुम्हें नोट्स वगैरह जब मेरे को लगेगा कि तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, मैं उस दिन खुद ही ऐलान कर दूंगा कि ये डाउनलोड लिंक है और यहां से आपने नोट्स डाउनलोड करने हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज के लिए। अभी यहां पर ध्यान दो। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, चलो सारे लोग लिखेंगे मैसेज, अगर सबका मैसेज नहीं आया ना मैं आगे क्लास में लूंगा, नहीं तो मुझे मैसेज में लिख के बताओ कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। अगर तुमने कुछ डिफरेंस, तुमने बाकी जगह भी क्लासेस ली होंगी, देखा होगा, यू मस्ट हैव रियलाइज सम डिफरेंस नाउ। आई वुड लव टू हियर दैट। तो मैं लिस्ट बना रहा था, एक तो इंश्योरेंस फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। अब कई बच्चे तो ऐसा बोल देते हैं सर ये हैंडरिटन नोट्स की भी कॉपी दे दो, ऐसा कहीं हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी इस तरह की बातें ना कर। जरा मैं एक मिनट इसको थोड़ा, तो लग रहा है लाइटिंग ज्यादा हो गई है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें दिखाई ना दे। हाँ, मुझे लगना चाहिए कि आप मेरी बात सुन रहे हो। If you are able to hear me, then let me know about the class. In between, I have received my cup of coffee also. Thank you. Yes. You might not be believe today, since morning 6:30, actually I am taking class for different levels today. Since 6:30, just for 2 hours I got in between some rest. Otherwise classes are continuously going on, and there is still one class which I am supposed to take after yours. Profit and loss account, general reserve, reserve fund, insurance fund, then workmen compensation fund. अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? पहले तो ये मालूम होना चाहिए ये रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो प्रॉफिट से ये ट्रांसफर होकर के इसमें आता है। थैंक यू वेरी मच। अब किसी ने मेरे को लिखा क्वालिटी इज ऑसम बट फुल क्लास होगा तो मजा आए। ये फुल क्लास ही होंगी बेटा। ये जिसकी फुल क्लास का मतलब जो चैप्टर होगा वो तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेकिन आपकी अटेंडेंस डेली होनी चाहिए इसमें। जब लाइव क्लासेस है तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि 50-60 बच्चे वॉच कर रहे हैं, तब तो फिर मजा है। और जितना शेयर कर सकते हो उसको करो फ्रेंड्स वगैरह में, सबका भला। ये कई बच्चे तो ऐसा सोचते हैं इतनी क्वालिटी मिल रही है, छोड़ो हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं भी ऐसी पॉलिसी रख लूं कि मैं अपनी क्वालिटी दूसरे को क्यों बताऊं, तो वो भी गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए पढ़ाई तो जितना बांटा जाए उतना आपका अच्छा होता है। करेक्ट। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड तुम्हें पता है बहुत सी कंपनीज को ये डर रहता है कि कहीं वर्कर्स के साथ कोई घटना दुर्घटना ना घट जाए, तो उससे निपटने के लिए हम फंड बनाते हैं, उसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलते हैं। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, तुम्हें मालूम है कि डिविडेंड एक कंपनी अपने प्रॉफिट से देती है। कोई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो तभी तो डिविडेंड देगी। यानी कि अगर किसी कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं होगा सफिशिएंट, तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। और अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, Uma Shankar, you are asking me, I want to talk to you if possible. You can give me your number, then I will make a call to you. You can write your number in the comment boxes, then I will be able to. Or you simply give your email. Through your email, actually, don't write your number in the what we call comment boxes. Write your email, then I will give you a mail. In the mail, you are going to give me your phone number. I will talk to you. Dividend equalization fund. डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड का मतलब मैं बता रहा था कि कोई कंपनी डिविडेंड तभी दे सकती है जब वो प्रॉफिट कमाएगी। एक कंपनी की इमेज इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि उन्होंने कितनी रेगुलरिटी के साथ डिविडेंड पे करा है, कितनी रेगुलरिटी के साथ डिविडेंड पे करा है। इज इट क्लियर टू यू? तो एक कंपनी ने कितनी रेगुलरिटी के साथ डिविडेंड पे करा है, तो अगर किसी साल प्रॉफिट कम होगा तो हम डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में डाल लेती है कि इन केस अगर किसी साल प्रॉफिट कम हो तो फिर भी हम डिविडेंड पे कर सके। ऐसे डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए एक फंड बनाया जाता है, तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा, इसको सिंकिंग फंड कहते हैं। ये भी रेवेन्यू नेचर का फंड है। ये सब रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के जो हैं, CNR, कैपिटल नेचर। अब इनकी लिस्ट है जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का जो जन्म होता है वो पीएनएल अकाउंट से होता है। कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का जो जन्म होता है वो कहां से होता है? कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का, कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का जन्म बैलेंस शीट के रास्ते से होता है। करेक्ट। जैसे कि तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू करे तो तीनों आइटम बैलेंस शीट में ही आएंगे ना, बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल और प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व, तुम एंट्री लिखते थे ना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो तब भी हम उस एप्रिशिएटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये तुम्हारे लिए नया वर्ड है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बारे में जब तुम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे तो तब मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कोई कंपनी लिक्विडेशन के वक्त अपने शेयर होल्डर को पैसा लौटाने के लिए बनाती है। हालांकि इसका यूज बोनस इश्यू के लिए भी हो सकता है। फिर उसके अलावा बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अगर तुमने 11th-12th में फोरफीचर की एंट्री अच्छी तरह करी है तो तुम्हें याद होगा, अगर एक कंपनी ने 1000 शेयर फोरफीट करे और 1000 के 1000 शेयर री इश्यू कर दिए तो फोरफीटेड अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं होगा। फोरफीटेड अकाउंट में तभी बैलेंस हो सकता है अगर हमने सारे फोरफीट करे हुए शेयर्स को री इश्यू ना करा हो तो। बैलेंस इन शेयर फोरफीटेड अकाउंट। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले भी प्रॉफिट कमा सकती है, वो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाता है। करेक्ट। तो ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था? फिर मैंने तुम्हें बताया था फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू। फॉलोइंग टाइप्स of reserves, following types of reserves cannot be used
for the purpose of bonus issue. तो मैंने आपको कुछ रिजर्व्स बताए थे, कौन कौन से रिजर्व बताए थे, जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बताया था मैंने आपको, स्पेसिफिक रिजर्व बताए थे। अब उनकी लिस्ट आपने बनानी है तो बना लो। ए, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। मैंने बताया था स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो एक कंपनी कानून के दबाव के अंतर्गत बनाती है, लेकिन ये ऐसी कंपनीज बनाती हैं जो कि नोटिफाइड जोन्स जैसे फ्री ट्रेड जोन्स वगैरह में या इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स वगैरह में या मैंने कहा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स में काम करती हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इसके अंदर जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अगर बैलेंस शीट में इस तरह के रिजर्व्स होंगे तो तुमने उनको छेड़ना भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ऑनेस्टली स्पीकिंग कई बुक्स में ये अलग अलग दिया रहता है। हकीकत तो ये है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बेसिकली एक ही चीज है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Abhi Kumar, you wait for a while. Before you jump over to this conclusion, attend at least 3-4 classes more, then you decide about that. Why I am saying you, perhaps you may feel that you need not require to buy it. Are you getting my point or not? Development rebate reserve, foreign project reserve, foreign project reserve. Then अब इसमें कुछ और भी होते हैं, मैंने जान के नहीं लिखा है क्योंकि तुम्हारे लेवल से बहुत हाई होते हैं, जैसे टी बोर्ड रिजर्व्स वगैरह, करेक्ट। उसके बाद होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक का मतलब ही होता है पर्टिकुलर। स्पेसिफिक रिजर्व्स जिनको कि हम प्रोविजंस कहते हैं बेसिकली, ये पर्टिकुलरली किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट बनती है। स्पेसिफिक रिजर्व्स या प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं फॉल ना हो जाए, हमें लॉस ना हो जाए, उससे निपटने के लिए हमने प्रोविजन बनाया। तो यहां तक मैंने आज डिस्कशन करा था। नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपसे मिलूंगा तो क्वाइट ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एक क्लास और एक क्लास और नेक्स्ट 2 सेशंस में विल ट्राई टू फिनिश अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चंस ना करे, एंजॉय दीज टीचिंग्स एंड फील गुड अबाउट इट। एंड इफ यू रियली फील गुड अबाउट इट तो कमेंट बॉक्स में कम से कम तुम्हारे हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। जो ये लाइव चैट्स भी नहीं, मैं कमेंट बॉक्स के बाद बता रहा हूं, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, जिसका नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ओके देन, तो टाइम हो गया यहाँ पर आपसे विदा लेने का। टाइम 8:30 होने वाला है, 8:22 हो रहे हैं एक्चुअली, तो ठीक है फिर चलते हैं। तो इट्स टाइम टू से गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।